नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दावे में कितना दम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुख्य प्रतिद्वंदी इंडिया और एनडीए गठबंधन तो है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी दमखम के साथ सभी 10 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। उधर गठबंधनों के बीच भी हिस्सेदारी को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। उपचुनाव की 10 में से 5 सीटें सपा के पास थीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और भाजपा के सहयोगियों के पास 2 सीटें थीं। अब कांग्रेस सपा की 5 छोड़कर बाकी 5 सीटों पर दावा ठोक रही है और दूसरी तरफ सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर सीट बंटवारा न होने की स्थिति में अकेले लड़ने की तैयारी भी कर रही है। उधर सपा ने 6 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर कांग्रेस को 4 सीटें देने का संकेत दे दिया है। सपा का प्रस्ताव कांग्रेस को नहीं भाया तो गठबंधन में दरार भी आ सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन में ज्यादा खींचतान नहीं है, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट पर जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी स्वयं सीएम योगी ने ले रखी है, ताकि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को हराकर लोकसभा चुनाव की हार का जवाब दिया जा सके। हालांकि बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं रहने वाली है। इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव में करारा गच्चा खा चुकी भाजपा अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। विपक्ष के जातिवादी चक्रव्यूह को बीजेपी राष्ट्रवादी राजनीति और हिंदुत्व से तोड़ेगी। बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर डेडिकेटेड टीम भी बना ली है, जो लोगों के बीच जाकर विपक्ष के संविधान बदलने के झूठ और 8,500 रुपए महीना देने जैसे वादों की असलियत बताएगी और बीजेपी की राष्ट्रवादी विकासवादी राजनीति से अवगत कराएगी। संगठन की तरफ से प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा सहित सभी मोर्चों के नेताओं को कहा गया है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाएं। विपक्ष के जाति कार्ड संविधान बदलने 8,500 रुपए प्रति माह वादों का जो काउंटर है उसको करें और विपक्ष के वादों का पर्दाफाश करें। साथ ही बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति, विकास की राजनीति, बांग्लादेश में दलित हिंदुओं के हालातों से अवगत भी कराया जाए। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पीडीए और जातिवाद को भाजपा का हिंदुत्व राष्ट्रवाद कैसे काउंटर करेगा, वहीं कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा को सपा कैसे समायोजित करेगी और बसपा की मौजूदगी से किसे नफा या नुकसान होने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया हमें मिली हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। पहले अपनी सर फुटअव्वल को सुलझा ले, फिर हमारे मसलों पर बोले। रही बात पर्यवेक्षकों की, देखिए हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 10 सीटें हैं, हम मिल के लड़ेंगे और जनता की अदालत में सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की बहुत मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले महीने ही उन 10 सीटों के विधानसभा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और संभावित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करी। सबको इस बात के लिए हिदायत दी गई कि सब लोग अपना जाके चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है उसके तहत लोगों को जोड़ने का काम करें। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये पर्यवेक्षक नियुक्त करें या प्रभारी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का इनसे मन हो चुका है भारी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झूठ बोला, भ्रम फैलाया, जनता से झूठे वादे किए और उसकी वजह से जो इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, उसके बाद जो अराजक चेहरा इनका जनता के सामने आया है, तो जनता मन बनाकर बैठी हुई है कि इसी चुनाव में इनको निपटाने का काम जनता करेगी और इनको वापस घर भेजने का काम। तो एक तरफ बीजेपी है जो इस उपचुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर अपने लोकसभा में जो नतीजे आए थे उसको सुधारना चाहती है, उस पर जवाब देना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी है जो ये भी बताना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें जीती वो ऐसे ही नहीं, मतलब कोई तुक्का नहीं लगा था, ये जनता का मूड था। कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। 10 सीटों में से 6 पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन 4 सीटें छोड़ दी गई हैं। तो क्या 4 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी और कांग्रेस जो 5 सीटों पर दावा ठोक रही है क्या वो मान जाएगी? तो कई तरह के हैं सवाल मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश होगी।
केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ सपा से बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। रोशन जमीर साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। रोशन साहब आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले केसी जैन साहब, तमाम कोशिशों में लग गई है भारतीय जनता पार्टी। कहा जाए कि आप लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और मुख्यमंत्री खुद 2 सीटें देख रहे हैं। जाहिर सी बात है उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा जितना आपकी कोशिशें थी। और अब जिन मुद्दों पर आपने मात खाई, उन मुद्दों पर आप चाह रहे हैं कि जनता के बीच में जमीन पर जाके बताया जाए कि हकीकत वो नहीं थी, हम जो अब बता रहे हैं वो हकीकत है। जी जैन साहब, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। किसी का डिवाइस शायद क्रैक कर रहा है, प्लीज चेक कर लीजिए। मैं जब तक रोशन साहब का ऑडियो दे दीजिए। जैन साहब आ रही हूँ, शायद आप डिवाइस का प्रॉब्लम है या फिर ईयरफोन्स जो आप लोगों ने यूज़ किए हैं उसका प्रॉब्लम है। मैं दिखवा लेती हूँ। हमारे साथ रोशन साहब जुड़े हुए हैं। रोशन साहब, आप कैसे देखते हैं? दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सपा के लिए कुछ मुसीबतें बढ़ाने वाले ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ हम देखें, अगर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे दोनों ही दल अपनी अपनी कोशिशें, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ। वहीं खबर आ रही है कि 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मोलभाव नहीं हुआ है। लेकिन 6 सीटों पर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पर्यवेक्षक नियुक्त करके। यानी माना जा सकता है कि 4 सीटों पर मंडली हो गई है। आप क्या कहेंगे, क्या किस तरह की तैयारी और ये मुद्दे खास तौर पर जिसमें बीजेपी कोशिश कर रही है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा है और सबका साथ सबका विकास के साथ हम जा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश की जो 8,500 का वादा किया था वो कुछ भी नहीं है, संविधान बदलने की बात जो विपक्ष ने की थी वो झूठा है, ये चलेगा उपचुनाव में? देखिए पारुल जी, सबसे पहले तो जो है अनादि टीवी के तमाम व्यूअर्स को और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, इन सबको मेरा नमन। देखिए, ये जो अभी उपचुनाव की बात चल रही है, और जाहिर सी बात है इस चुनाव को 2 परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहली चीज तो यह है कि इन सीटों से हारने या जीतने से संसद जो है विधानसभा के स्ट्रक्चर पर या सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये जो जीत हार होगी, चाहे सत्ता पक्ष जीते या विपक्ष जीतेगा, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक बल जरूर मिलेगा आगे आने वाले चुनाव में। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये मनोवैज्ञानिक जीत के लिए लड़ाई चल रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे सीटों के बंटवारे की जहां तक बात आप कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो चूंकि निश्चित तौर से शुरुआती दौर में ऐसा होता है गठबंधन में कि दावेदारी ज्यादा से ज्यादा हर राजनीतिक दल चाहता है कि हमें ज्यादा सीटें मिलें। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं कि लास्ट में मुद्दा ये कोई विषय बनेगा नहीं, ये सुलट जाएगा। वो अंदरूनी तौर से सुलटा लेंगे, चूंकि दोनों दल इस बात को जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो दोनों में से कोई दल अकेले में ऐसा सक्षम नहीं है जो उस जगह पर जाकर लड़ाई अकेले लड़ लेगा, एक चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि तैयारी सभी दलों की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए कि विपक्ष के पास होने के लिए कुछ विशेष नहीं है। वो सत्ता में रह चुके हैं, और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या जो उनके तर्कश में तीर हैं, ये लगभग उन्होंने पहले भी आजमाए हुए हैं। विशेष कुछ बताने के लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है जो उल्लेखनीय हो। तो और रही बात मायावती जी की एंट्री की, तो मायावती जी अभी इस चुनाव में जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं कि मायावती जी को अभी अपना पुराना स्टेटस रिगेन करने में काफी समय लग रहा है। हालांकि अगर वो सक्रिय होती है 1-2-4 सीटों पर कहीं उनकी उपस्थिति अगर उल्लेखनीय रूप में आई, तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के हिस्से का ही वोट काट पाएंगे, डेंट देने की कोशिश होगी। अब वो कितने वोट बिल्कुल निश्चित तौर उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। वापस आ रही है, ऐसा जहां तक मैं समझ पाता हूं। रिप्लाई कीजिए सर। हमारी आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है, कहिए सर। जी देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये कि सारे राजनीतिक दलों को चुनाव में जाने का अधिकार है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ली। ये अलग बात कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही कि जिन परिणामों की उम्मीद
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थी, वो परिणाम नहीं आ। लेकिन पूरे देश में बहुत ही सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात ये प्रदेश में जिन 10 सीटों को लेकर के कवायद चल रही है, भारतीय जनता पार्टी इनमें से 5 सीटों पर कायम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा रुख ये है कि इन 10 की 10 सीटों पे हम विजय हासिल करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से और भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, साथ ही साथ जो केंद्र के दिशा निर्देश हैं, सब लोग मिलकर के जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और बिल्कुल उम्मीद ये है कि इस बार हम 10 की 10 सीटों पे जीत हासिल करेंगे। और रही बात ये कि मुद्दे क्या रहे, अभी जिस प्रकार से आदरणीय रोशन जी कह रहे थे कि भाई उन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है, तो अभी आप देखिए कि विपक्ष के पास कौन से मुद्दे थे, सारे के सारे वही मुद्दे, वही विधानसभा में, वही लोकसभा में, वही अन्य प्रदेशों में, और जिसकी वो बात कर रहे थे कि भाई ये जो है ये पूरा की पूरा जो संविधान बदल देंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है राहुल गांधी जी से इस संविधान में पन्ने कितने हैं, तो बगले झांकने लगते हैं। यानी कि केवल ऐसी पटकथा लिखी गई कि जनता को कैसे भ्रमित किया जाए, और कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने में ये लोग कहीं ना कहीं सफल हो गए कि संविधान बदल देंगे, सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। अभी आप में 2-2 सीटों का बंटवारा हुआ, मुख्यमंत्री साहब भी 2 सीटें संभाल रहे हैं, कमर कस लिए हैं, अंदाजा लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हो गया है। 37 सीटें ऐसे नहीं निकाली विपक्ष ने। नहीं पारुल जी, देखिए एक चीज और भी है, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और लेकिन इसमें एक चीज और भी जोड़ लीजिए कि आप ये देखिए कि जिस समय नगर निकाय के चुनाव थे, नगर निकाय की उत्तर प्रदेश की सारी 16-17 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और तमाम जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार करने, बहुत सारी जगहों पर प्रचार करने। तो हमने पहले ही कहा कि हम किसी भी सीट को, सहयोगियों को कुछ सीटें दे रहे हैं क्या? 2 सीटें पहले उनके पास थी, सहयोगियों को कुछ मिलेगा इसमें? दूसरी बात, एक बात बस 30 सेकंड में और लूंगा पारुल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बिल्कुल देखिए, जो सहयोगी हैं उनपे अगर लगता है कि कहीं पे उनको सीटों की आवश्यकता है और वो जीत सकते हैं, तो बिल्कुल उनको शामिल किया जाएगा। हमारा कोई सहयोगी हमसे भिन्न नहीं है, हमसे खिन्न नहीं, हमारे साथ। एक चीज और भी है कि जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बात हो रही, तो आप देखिए कि कोई 7 सीटें मांग रहा है, कोई 8 सीटें मांग रहा है, कोई 5 सीटें मांग रहा है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है, रविंद्र जी से आपकी बातों से और सवाल ले लेते हैं। 10 सीटों पे अपने पर्यवेक्षक कांग्रेस ने उतार दिए, समाजवादी पार्टी ने अपने 6 सीटों पे पर्यवेक्षक उतारे। ठीक है रविंद्र जी, 2 सीटों उपचुनाव में जाने से पहले तैयारियां, ठीक है किसी जन साहब रुकना पड़ेगा, ठीक है रुकना होगा। रविंद्र साहब, तमाम तैयारियों में आप भी जुट गए हैं और आप लोगों के लिए भी ये नाक का सवाल इससे कम नहीं होगा, भले ही कुछ भी कीजिए कहिए, क्योंकि 37 सीटें जीतने के बाद आपको उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, और 10 में से मैक्सिमम सीटें तो निकालनी पड़ेंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है अंतर खाने इंडिया गठबंधन में, खासतौर पर कांग्रेस और सपा में ठीक नहीं चल रहा है कुछ, तो इस जंग में जाएंगे कैसे, क्या कहेंगे सर? ऐसी बातें तो हम लोग पटना इंडिया गठबंधन के नींव से सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। चुनाव होकर खत्म हो जाएगा तब भी ऐसी बातें आती रहेंगी। एक साथ मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पे चुनाव जीतेंगे। किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, हम लोकतांत्रिक गठबंधन है, लोकतंत्र के रूप में काम करते हैं। एनडीए अलोकतांत्रिक गठबंधन है, जहां एक अकेला चलता था, लेकिन जनता ने ऐसा छोड़ा नहीं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में जाने के लिए, उसने मजबूर कर दिया है कि मुख्यमंत्री खुद 2 सीटों पे आके मेहनत करे। उसका स्वागत करते हैं। योगी जी की मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी 72 से घट के 64 पे आई, 64 से घट के 33 पे आई लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में 312 से घट के 257 पे आई। निकाय का बात कर रहे थे, निकाय हमेशा ये जीतते रहे हैं, 30% पे आ गई थी। ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, 30% वोट पाई थी। और पंचायत चुनाव में हमसे 20 सीटें कम थी, 760 और 740। तो हम स्वागत करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ से हम 2-2 हाथ करें बिल्कीपुर में, कटहरी में, और वहां से वैसा ही परिणाम मिलेगा जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सीट छोड़ी थी लोकसभा की, और लोकसभा की गोरखपुर सीट और फूलपुर सीट दोनों हार गए थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। ऐसा ही परिणाम इस बार भी आने जा रहा है।
यानी आपका कहना है क्योंकि उस वक्त राम मंदिर वाली हवा थी, वेव्स थी, इसलिए योगी जी ने प्रचार प्रसार नहीं किया। अब योगी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी पहले आपको सहूलियत मिली हुई थी, अब सहूलियत नहीं मिलने वाली है, अब फाइट टाइट होगी। हाँ जी, योगी जी के जाने से हम लोग को फायदा होता है। ये देखिए अराजक तत्वों का आवाज सुनिएगा जी, देखिए आपके डिबेट आपके दर्शक भी सुने कि अराजक तत्व कैसे होते हैं। आप अभी योगी जी को हारे हुए बता रहे हैं। ये देखिए अराजक तत्वों का आवाज आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। पर्सनल कमेंट नहीं रविंद्र जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन है, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। कमेंट आपको करके ऐसे अराजक लोगों को रोकना चाहिए, नहीं डिबेट खराब करना। मेरा काम मैं करूंगी ना रविंद्र जी, आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे आप सुनिए और मेरा जवाब दीजिए। उनको रोकना चाहिए तभी मैं जवाब दूंगा। किसी के भी साथ प्लीज, ठीक है, आप उनसे बुलवा लीजिए। जा रही हूँ, रुकिए केसी जैन साहब, आपको बोला मैंने प्लीज सर रुकना होगा, इट मींस रुकना होगा। जब हमारे दूसरे गेस्ट के बाद मैं आपके पास आऊंगी तो पूरा टाइम आपको दूंगी, बीच में अगर नहीं बोलेंगे तो आप लोगों का समय खराब नहीं होगा, क्योंकि सुन तो हम पाते नहीं है कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, तू मैं बात खत्म हो जाती है। खैर कांग्रेस की तरफ मैं जा रही हूँ। राजेंद्र जी, यही विवाद कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा भी, हासिल होगा भी या नहीं होगा, कुछ बातचीत हो रही है नहीं हो रही है? कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? नहीं देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी ने जिस तरीके से जब से वो प्रदेश के अंदर अध्यक्ष बने हैं और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और जिस तरीके से पार्टी उभर के आई है, जिस तरीके से उनने इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और जो अपने आप को जाने क्या क्या जो बोलते हैं, तो उनको कितने बड़े अंतर से हराया, 2 लाख वोट कम कर दिए जो पहले उनकी जीत थी। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का वर्चस्व तो है ही, और पूरे प्रदेश के अंदर वो घूमे हैं और उन्होंने जहां जहां देखा है कि कहाँ जो है कांग्रेस लड़ाई लड़ सकती है और सीटें जीत सकती है, तो उन्होंने जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को जो बना के भेजा है 5 सीटों का, तो बाकी फैसला जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। और कोई भी देखिए ये कोई अनंतिम लिस्ट तो है नहीं भाई, 10 सीटें हैं तो 10 सीटों पे पर्यवेक्षक तो वैसे भी नियुक्त करने थे कांग्रेस को, तो कोई अभी ये कोई प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं है ना। और बाकी रह गई बात, तो बीजेपी पहले अपना देख ले कि स्टूल और बुलडोजर की लड़ाई में बुलडोजर के ऊपर स्टूल आता है या बुलडोजर के नीचे स्टूल जाता है। ये क्योंकि जिन सीटों पे चुनाव है उसमें से कहीं ना कहीं 2-3 सीटें स्टूल वालों के पास भी है जहां उनका वर्चस्व है, और बाकी तो पहले अपनी लड़ाई में चिंता लें कि संगठन और सरकार की लड़ाई चल रही है, उधर स्टूल और बुलडोजर की लड़ाई चल रही है, तो स्टूल बुलडोजर के ऊपर बैठता है और बुलडोजर स्टूल के नीचे जाता है। पहले इनकी ये लड़ाई जो है राजेंद्र सागर साहब, ये जो बहुत स्मार्टली आपने बॉल अपने प्रदेश अध्यक्ष साहब के पास डालकर फेंकवाई है ना, ये बहुत स्मार्टली प्ले किया है। सवाल ये है मेरा कि कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? क्या अजय राय जी डिसाइड कर रहे हैं प्रदेश में बैठकर कि कांग्रेस यूपी में उपचुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी? और फिर मजबूती भी इतनी नहीं है कि आप 5 सीटें भी मांग सकें? नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बना के भेजा है प्रस्ताव, अब बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है वो कितनी सीटें पे जो है वो गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि ये इस देश की जनता ने खड़ा किया है, ना कि पॉलिटिकल स्तर पे खड़ा हुआ है। इस देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए जो भी फैसला होगा वो जनता के हित में होगा और हम ये उपचुनाव जीतेंगे और इनका सुपारा इस उपचुनाव में साफ कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो अहंकार है वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से इनमें अहंकार में जो सीटें गंवाई है वो पूरे उत्तर प्रदेश के सामने है। मुख्यमंत्री साहब को खुद उपचुनाव में मैदान में उतरना पड़ रहा है, इससे बड़ा डर आप लोगों के लिए क्या होगा? वॉइस सर आपका म्यूट तो नहीं है, देखिए। केसी जैन साहब देखिए, केसी जैन साहब का वॉइस नहीं। हाँ कहिए सर, जैन साहब कहिए। देखिए पारुल जी, बात यह है कि मुख्यमंत्री जी कोई पहले चुनाव में नहीं हुए। हमने आपसे पहले बताया कि अभी जब नगर निकाय के चुनाव में, यहाँ तक कि सभासद के चुनाव के प्रचार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, तो कोई पहली बार प्रचार नहीं कर, और प्रचार हर एक पार्टी को करना चाहिए। और यही सवाल राजभर जी ने, जब राजभर जी समाजवादी पार्टी में थे
और उपचुनाव था। उपचुनाव में जब समाजवादी पार्टी को हार मिली, तब यही सवाल राजभर जी ने अखिलेश यादव जी से किया था, यही सवाल शिवपाल जी ने किया था कि आप एसी रूम में बैठे रहे, अगर आपने प्रचार किया होता तो शायद परिणाम कुछ और। तब दोनों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया था, कहा था आपके लिए दरवाजा खुला। शिवपाल जी को तो पेंडुलम बना दिया था, कभी आते थे कभी जाते थे। और कांग्रेस के साथी जो अभी बात अब कर जो रहे आपके थे, तमाम मोर्चों को आपने जमीन पर उतारने वाले हैं, फैक्ट वाला सवाल कि जमीन पर उतारने वाले हैं जिन तमाम मोर्चों को, क्या वाकई वो मुद्दे आपको लगा कि लोकसभा चुनाव में भारी पड़े हैं आपके ऊपर, जिसमें संविधान बदल देंगे वाली बात थी, सपा का पीडीए था, उसने आपको एग्जॉस्ट किया है? नहीं पारुल जी, देखिए सपा का पीडीए तो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के तो फिर अंदर मोर्चों को सिखा क्यों रहे हैं कि इसकी असलियत जाकर जनता के बीच बताओ? खबरें तो यही आ रही हैं। नहीं देखिए पारुल जी, जो भ्रम फैलाया गया, ठीक, तो भ्रम का असर तो दिखाई ठीक, दिया। आपका उन्होंने कहना है कहा ये भाई भ्रम है, 8,000 रुपए महीने दे। भ्रम फैलाया उन्होंने कहा गया। 1 महिलाओं को देंगे, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, क्या 1 लाख रुपए वार्षिक महिलाओं को ये देंगे? नहीं देंगे, केवल भ्रम। नहीं तो सरकार कौन चला रहा है ये बताइए ना। ठीक, और तो जहाँ बारी बारी से आऊंगी, बारी बारी से आऊंगी। इनको पता था कि इनकी सरकार नहीं आ रही है। रविंद्र जी, सीमित समय मेरे पास, आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। ठीक है केसी जैन साहब, आपकी बात कंप्लीट हो गई। रविंद्र योगी जी के प्रचार की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पीडीए नहीं दिखाई पड़ा, दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस विचारधारा के नहीं है। ये 10% लोगों के हैं, पीडीए 90% जनता है भारत की। लोकसभा का परिणाम बता रहा हूँ आपको। लोकसभा का जो परिणाम आया, लोकसभा के परिणाम में ओबीसी को 34 सीटें, एससी की 18 सीटें, मतलब कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 52 सीटें तो खाली पीडीए के पास गई थी, सारी पार्टियों को मिला के। कन्नौज में इसका जवाब इनके पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे? रविंद्र साहब, लेकिन जो 2 मामले सामने आए, जिसमें कन्नौज नवाब का भी मामला है, इस मामले में आपको लगता है बैकफुट पर आ रहे हैं आप? महिलाओं से जुड़ा हुआ, कानून से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर बीजेपी और जो, क्योंकि ऐसा मामला सामने आया ही है, आप घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको बैकफुट पर लेकर जाएगा? नहीं, बैकफुट पे इसलिए नहीं लेके जाएगा, जब ये आईटीबीएचयू के 3 बलात्कारी, चिन्मयानंद बलात्कारी, कुलदीप सेंगर बलात्कारी, पटेल बलात्कारी, जब इन बलात्कारियों पे नहीं था। अब आपने 2 उदाहरण दिया, वहां पर भी है, यहाँ पर भी ऐसा है क्या? आप सुन ले, आपने अयोध्या जी में जो एक नाम लिया इन्होंने, हमारे नगर अध्यक्ष का, उस नगर अध्यक्ष का जो नौकर था राजू, उसके संबंध है, वो राजू खुद भी कह रहा है बयान में, और अभी डीएनए टेस्ट आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, विधानसभा उपचुनाव, 10 सीटों पर उपचुनाव होने और 10 सीटों पर दावा पेश कर रही हैं दोनों ही पार्टियां अपने गठबंधन में हैं। एनडीए के लिए मुसीबतें कम हैं क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें सीटों को बंटवारा नहीं करना है, लेकिन इधर खबरें आ रही हैं कि इंडिया ब्लॉक में 5 सीटें सीधे तौर पर कांग्रेस मांग रही है, लेकिन अपने पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके सपा ने 6 सीटों पर यह बता दिया है कि शायद वो 4 ही सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं। बहरहाल अंदर खाने जो भी चल रहा हो, लेकिन जिन मुद्दों पर अब तक लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हीं मुद्दों पर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब तक जिन मुद्दों पर सपा ने बीजेपी को घेरा, अब बीजेपी जनता के बीच जाकर उन मुद्दों की हकीकत बताने की कोशिश करेगी। कितना फर्क पड़ेगा इन तमाम प्रयासों से उपचुनाव में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अब बागडोर संभाले हुए हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग सीटों का बंटवारा कर दिया है। देखना होगा कि ये जो प्रयास है, ये जो रस्साकसी है, ये क्या नतीजे लेकर सामने आती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।